महाराजा वीरभद्र का दरबार आज अपनी पूरी भव्यता के साथ लगा हुआ था। नवरत्न अपनी आसनों पर विराजमान थे और राज्य की गंभीर चर्चाएं चल रही थी। माहौल शांत और औपचारिक था जब मुख्य द्वार पर अचानक एक हलचल हुई। एक साधारण वेशभूषा वाला दुबला-पतला व्यक्ति अंदर आया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका, पर उसने विनती करते हुए महाराजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं एक तुच्छ कलाकार हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में कला को जीवन दान मिलता है। मैं अपनी एक छोटी सी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूं। महाराजा वीरभद्र ने उत्सुकता से अनुमति दी। उस व्यक्ति ने चारों ओर देखा। उसने तुरंत प्रधानमंत्री वजीर आलम खान की गंभीर, रोबदार आवाज में खंखारते हुए कहा, आज की बैठक का एजेंडा क्या है, दीवान जी? वजीर आलम खान चौंक कर उछल पड़े। ये आवाज उनकी अपनी थी, पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। महाराजा ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ये क्या तमाशा है? कलाकार मुस्कराया और इस बार उसने महाकवि चंद्रसेन की ऊंची, तार सप्तक वाली आवाज में कविता की एक पंक्ति गुनगुनाई। महाराज, ये तमाशा नहीं, कला है। महाकवि चंद्रसेन की आंखों में विस्मय था, जबकि वजीर आलम खान अभी भी अपनी रोबदार मुद्रा में वापस आने की कोशिश कर रहे थे। महाराजा कृष्णदेव ने अपनी हंसी को मुश्किल से दबाया और कलाकार को संकेत किया कि वो जारी रखे। उस प्रतिभावान व्यक्ति ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। उसने अब दरबार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सेनापति बलवंत सिंह की ओर देखा, जो अपनी गठिली भुजाओं पर हाथ बांधे बैठे थे। अगले ही पल वही भारी, गरजदार आवाज गूंजी जो युद्ध भूमि में आदेश दिया करती थी, यदि ये कला है तो इसे युद्ध में प्रयोग करो। शत्रु भ्रमित हो जाएगा। महाराज, बलवंत सिंह दहाड़ने से पहले ही कांप उठे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अनजाने में अपनी ही रणनीति का खुलासा कर दिया हो। महाराजा अब खुद को रोक न पाए। उन्होंने जोर का ठहाका लगाया और बोले, वाह, अद्भुत! लगता है हमारे दरबार में अब कोई गोपनीयता नहीं बचेगी। दीवान जी, इस कलाकार को पुरस्कार दिया जाए। और हां, अब आप विदूषक जयपाल की आवाज में कुछ सुनाइए। कलाकार ने झुककर महाराजा की आज्ञा स्वीकार की। उसने तुरंत अपनी मुद्रा बदली, कंधे हल्के से उचकाए, सिर तिरछा किया और अगले ही क्षण दरबार में विदूषक जयपाल की चिरपरिचित, पतली और कुछ तुनक मिजाजी आवाज गूंज उठी। महाराज, ये घोर अन्याय है। आवाज में हल्की सी घबराहट और नाटकीयता थी। मेरे पास तो यही एक कला थी, हंसाना। अब ये आदमी मेरी आवाज चुराकर मेरी ही रोजी रोटी छीन लेगा। और बलवंत सिंह जी को देखिए, उन्हें देखकर लगता है कि शत्रु ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही आवाज ने उन्हें बंदी बना लिया हो। दया करो अन्नदाता, कम से कम मुझे तो बख्श दो। असली जयपाल, जो अब तक मौन खड़ा था, अपने पेट पर हाथ रखकर जोर से हंस पड़ा। महाराजा खुद इतने आनंदित हुए कि वे अपनी स्वर्ण कुर्सी पर लुढ़क गए। उन्होंने हाथ के इशारे से दीवान को कहा कि कलाकार को विशेष सम्मान दिया जाए। दीवान ने तुरंत सिर झुकाकर महाराजा की आज्ञा का पालन करने का आश्वासन दिया। पूरे दरबार में अब हंसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता का माहौल था। हर दरबारी उस कुशल कलाकार को आंखें फाड़कर देख रहा था, जिसकी कला ने क्षण भर में उनकी प्रतिष्ठा को मनोरंजन का विषय बना दिया था। महाराजा ने अपनी कुर्सी संभाली और उत्सुकता से कलाकार से पूछा, वाह, तुम्हारी प्रतिभा को हजार सलाम। लेकिन ये बताओ, क्या कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम न निकाल पाओ? कलाकार ने सिर झुकाया और अत्यंत विनम्रता से कहा, अन्नदाता, कला तो अभ्यास मांगती है। यदि अनुमति हो तो मैं हमारे मुख्य सेनापति रणधीर सिंह जी की आवाज में उनके शौर्य और युद्ध की तैयारी का एक संक्षिप्त वर्णन पेश कर सकता हूं। सेनापति रणधीर सिंह, जो अब तक खामोश बैठे थे, अचानक चौकन्ने हो गए।
उनकी तलवार की मूठ पर उनकी पकड़ थोड़ी कस गई। उन्हें यह देखना था कि ये आदमी उनकी गंभीर गरजती हुई आवाज को कैसे चुराता है और क्या उनके युद्ध की रणनीति भी नकल कर पाएगा। कलाकार ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसकी पिछली विनम्रता गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अचानक एक कठोरता आ गई और उसका सीना गर्व से तंग गया। एक पल की शांति के बाद पूरी सभा चौंक उठी। कर्तव्य ही धर्म है और युद्ध हमारी सबसे बड़ी परीक्षा। ये शब्द मन से नहीं निकले थे, वे सीधे सेनापति रणधीर सिंह के कंठ की गहराई से गूंजे थे। आवाज में वही कड़क थी, वही गंभीर गर्जन थी जो हजारों सैनिकों को रणभूमि में प्रेरित करती थी। यहां तक कि ध्वनि में वो हल्की सी खनक और भारीपन भी मौजूद था जो रणधीर सिंह को कई वर्षों से युद्ध के मैदानों में चिल्लाने के कारण मिला था। दरबारी स्तब्ध रह गए। कुछ ने तो अनायास ही सम्मान में सिर झुका लिया। सेनापति रणधीर सिंह स्वयं हिल उठे। उन्होंने अविश्वास से कलाकार की ओर देखा। ये केवल आवाज नहीं थी, ये उनके शौर्य, उनकी आत्मा का वो सार था जिसे ये आदमी सहजता से चुरा लाया था। उनके माथे पर पसीना आ गया और उन्हें क्षण भर के लिए लगा जैसे उनका ही भूत उनके सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती दे रहा हो। महाराज ने खंखार कर चुप्पी तोड़ी। उनके चेहरे पर विस्मय और मनोरंजन का मिश्रण था। अद्भुत, ये तो अविश्वसनीय है, उन्होंने कहा। परंतु रणधीर सिंह की आवाज में तो गर्जना है। अब महामंत्री जयचंद की वाणी की नकल करके दिखाओ, जिनकी जुबान तलवार की धार से भी अधिक पैनी है और जो तर्क से कभी नहीं चूकते। कलाकार ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। अगले ही पल रणधीर सिंह का भारीपन गायब हो गया। उसके स्थान पर महामंत्री जयचंद की धीमी मगर सटीक और व्यंग्य से भरी आवाज गूंजी। सत्य तो ये है महाराज कि इस दरबार में बुद्धि का उपयोग केवल ये जानने में होता है कि अगला व्यक्ति क्या नहीं सुन रहा है। महामंत्री जयचंद, जो अपनी दाढ़ी सहला रहे थे, चौंक पड़े। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी कुर्सी में थोड़ा सा हिल गए। दरबार में अब भय के स्थान पर हास्य की एक लहर दौड़ गई। हर दरबारी सोचने लगा कि क्या ये आदमी उनकी सबसे गोपनीय बातें भी उनके ही अंदाज में जाहिर कर सकता है। महाराज विक्रम सिंह स्वयं अपनी हंसी रोक न पाए। उन्होंने सिंहासन से झुककर पूछा, अद्भुत, अजनबी, तेरा नाम क्या है और तूने ये कला कहाँ सीखी? नकलची ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम रूपक है और ये कला मैंने इंसानी फितरत को सुनकर सीखी है। हर आदमी की आवाज उसके दिल का नक्शा होती है। इससे पहले कि महाराज आगे कुछ पूछते, रूपक ने अपनी आंखें दरबार के कोने में बैठे कोषाध्यक्ष धनपाल पर टिका दी। धनपाल हमेशा हिसाब किताब में डूबा रहता था। अचानक रूपक की आवाज बदल गई। ये कोषाध्यक्ष की पतली दबी हुई आवाज थी जो चिंता में कांपती थी। हुजूर, आवाज आई, आज सुबह दालान के पर्दे बदलने में 2 रत्ती सोने का तार ज्यादा लग गया है। यदि ये फिजूल खर्ची नहीं रोकी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। एक मोहर का हिसाब तो रखा जाए। धनपाल के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो किसी ने उसके बटुए को छू लिया हो। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े, क्योंकि ये कोषाध्यक्ष का रोज का रोना था। अब कोई शक नहीं था कि ये आदमी किसी को नहीं बख्शेगा। रूपक ने एक पल के लिए रुककर मंच के केंद्र में खड़े होकर सभी दरबारियों को देखा। अगली आवाज जो गूंजी वो कोषाध्यक्ष की कांपती आवाज से बिल्कुल विपरीत थी। उसमें संस्कृतनिष्ठ अहंकार और धीमी गति थी। ये राजपुरोहित पंडित गंगाधर की आवाज थी। राजन, मैंने आपको कल ही संकेत दिया था कि पूर्व दिशा में बैठे सेनापति वीरभद्र का राहु अब उनकी तलवार के किनारे से फिसल रहा है। उन्हें तुरंत 108 ब्राह्मणों को खीर खिलानी होगी और अपनी अंगूठी में एक नया पुखराज जड़वाना होगा, अन्यथा युद्ध के मैदान में विजय संदिग्ध हो सकती है। पंडित गंगाधर, जिनकी आंखें अब तक हंसी से भरी थी, अचानक सिकुड़ गई।
उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा कि रूपक ने उनकी सबसे महंगी और नियमित सलाह का मजाक उड़ाया है। दरबार में फिर हंसी का सैलाब आया, लेकिन इस बार डर भी मिला हुआ था। सब जान गए थे कि रूपक किसी भी दरबारी के मुखौटे को उतारने की क्षमता रखता है। राजा ने अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और गंभीर होकर पूछा, रूपक, क्या तुम मेरी आवाज भी? रूपक ने गहरी सांस ली, एक पल को सिंहासन की ओर देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए झुककर शिष्टाचार प्रदर्शित किया। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, दरबार स्तब्ध रह गया। उसका स्वर बदला हुआ था। वो स्वर जो अब गूंज रहा था, वही था जो प्रतिदिन राजमहल की दीवारों से टकराता था। महाराज का गंभीर, बुलंद और अधिकारपूर्ण स्वर। रूपक ने हूबहू महाराज की आवाज में कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण शंका है रूपक। हम तो पूरे राज्य की प्रजा के सुख दुख की आवाज अपनी जुबान से निकाल सकते हैं। ये सिद्ध करो कि मेरी आवाज में न्याय और धर्म का पालन होता है, केवल नकल मत करना। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित गंगाधर ने अपना सिर खुजलाया। वो अब भी आवाज का भेद नहीं कर पाए थे। महाराज स्वयं एक क्षण के लिए जड़ हो गए, मानो उन्हें लगा हो कि उनके अंदर से कोई दूसरी आत्मा बोल उठी है। फिर उनके चेहरे पर आश्चर्य और आनंद का भाव आया। उन्होंने जोर से तालियां बजाई। अविश्वसनीय रूपक, तुमने मेरी गद्दी को हिला दिया है। तुमने न केवल मेरी आवाज बल्कि मेरे मन की दुविधा को भी व्यक्त कर दिया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, तुम ये अद्भुत विद्या कहां से लाए हो? रूपक ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, महाराज, ये कोई अलौकिक विद्या नहीं, केवल गहन अभ्यास और सूक्ष्म निरीक्षण का फल है। मैं वर्षों तक देश देशांतर घूमता रहा और प्रत्येक मनुष्य की वाणी को हृदय से समझने का प्रयास किया। आवाज सिर्फ स्वरयंत्र से नहीं, बल्कि आत्मा के भावों से निकलती है। मैं पहले भाव पकड़ता हूं, फिर स्वर। महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए। वाह रूपक, तुमने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है। यदि ये केवल निरीक्षण है तो हमें एक और कठिन परीक्षा दो। हमारे वजीर शमसुद्दीन की आवाज नकल करो। उनकी आवाज ऐसी है जैसे जंगल का बूढ़ा शेर गरज रहा हो। नकल करना अत्यंत दुष्कर है। वजीर शमसुद्दीन, जो अब तक गर्व से फूले हुए थे, अचानक असहज हो गए। उन्हें डर था कि रूपक उनकी आवाज में कोई गोपनीय या हास्यास्पद बात न कह दे। रूपक ने जमीन पर अपनी निगाहें जमाई, फिर धीरे से वजीर की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली और बोलना शुरू किया तो वजीर के माथे पर पसीना आ गया। रूपक ने अपनी छाती फुलाई। अगली ही पल जोरदार और गहरी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, ठीक वैसी ही कर्कश गर्जना जैसी वजीर शमसुद्दीन अक्सर उपयोग करते थे। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कई दरबारी चौंक कर पीछे हट गए। महाराज, ये छोटे मोटे सवाल और तुच्छ प्रदर्शन मेरे ध्यान देने योग्य नहीं है, रूपक ने वजीर की विशिष्ट मुद्रा में बोलते हुए कहा और अपने सीने पर हाथ फेरा। मैंने वर्षों तक राज्य के शत्रुओं को सिर्फ अपनी गर्जना से डराया है। मेरी आवाज, महाराज, किसी साधारण नकलची की बराबरी नहीं कर सकती। इन मामूली चीजों पर अपना समय नष्ट मत कीजिए। वजीर शमसुद्दीन का मुंह खुला रह गया। उन्हें लगा जैसे उनकी व्यक्तिगत पहचान सरेआम चोरी हो गई हो। उनकी सारी अकड़ एक पल में हवा हो गई। बादशाह कृष्णदेव राय अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर जोर से हंसते हुए अपनी राजगद्दी से उठ खड़े हुए और रूपक की प्रशंसा में जोर से तालियां बजाई। तालियों की गूंज धीरे धीरे शांत हुई। बादशाह कृष्णदेव राय ने अपनी आंखें पोंछी और रूपक की ओर इशारा किया। अविश्वसनीय रूपक, तुमने मेरी कई वर्षों की चिंता एक ही क्षण में दूर कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दरबार में एक नहीं बल्कि कई वजीर बैठे हैं। वजीर शमसुद्दीन ने अपना अपमान छिपाने की विफल कोशिश की और अपने चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा पहन लिया। लेकिन इससे पहले कि वे कोई टिप्पणी करते,
रूपक ने विनम्रता से सिर झुकाया। अगले ही पल उसने राज्य के सेनापति बलवंत सिंह का रूप धारण कर लिया। बलवंत सिंह की आवाज, जो युद्ध भूमि की गर्जना की तरह भारी और खुरदुरी थी, दरबार में गूंजी। महाराज, मैंने वर्षों तक तलवार उठाई है, किंतु मुझे लगता है कि इस राज्य में युद्ध नीति से ज्यादा रसोई की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। पिछली बार जो दाल आई थी उसमें नमक कम था। याद रखिए, सेनापति तभी लड़ता है जब उसका भोजन ठीक हो। सेनापति बलवंत सिंह, जो कोने में बैठे थे, तुरंत अपनी जगह पर तनकर खड़े हो गए। उनकी मूछें आश्चर्य से फड़क उठीं। उन्होंने गुस्से में वजीर की ओर देखा, जैसे ये दावा उनका नहीं, बल्कि वजीर का कोई मजाक था। अब हर दरबारी घबराया हुआ था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रूपक किसी को नहीं बख्शेगा। रूपक ने सेनापति बलवंत सिंह को एक शरारती मुस्कान दी, मानो वो कह रहा हो कि ये तो बस शुरुआत है। फिर उसने अपनी मुद्रा बदली, जैसे किसी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज की जांच कर रहा हो। एक गहरी, नपी तुली आवाज गूंजी, जो सीधे वजीर आलम खान की थी। उस आवाज में आधिकारिकता और थोड़ी थकावट थी। महाराज, मैंने राज्य के खजाने का हिसाब लगाया है। मेरा मानना है कि ये दरबार जो इतनी देर से खाली बैठा है, इसका पूरा खर्च दरबारियों के खाली मस्तिष्क पर पड़े कल्पना शुल्क से वसूला जाना चाहिए। वक्त बर्बाद करने का भी एक मूल्य होता है, और ये कर उस मूल्य का भुगतान करेगा। असल वजीर आलम खान के हाथ से तुरंत उनका कीमती कलमदान छूट गया, जिससे फर्श पर जोरदार आवाज हुई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो मुश्किल से फुसफुसाए, ये कैसे संभव है? मैंने तो कभी ऐसे कर के बारे में सोचा भी नहीं। रूपक अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए अब सभा के अगले कोने की ओर मुड़ा, जहां राज कवि चिंतामग्न बैठे थे। एक नया शिकार उसका इंतजार कर रहा था। रूपक ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए अब सभा के अगले कोने की ओर मुड़ा, जहां राज कवि चिंतामग्न बैठे थे। एक नया शिकार उसका इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि राज कवि कुछ बोल पाते, रूपक ने उनकी विशिष्ट उदास मुद्रा अपनाई। थोड़ी झुकी हुई पीठ, आंखें छत की ओर तनी हुई, जैसे किसी आध्यात्मिक सत्य की तलाश कर रही हों। अचानक दरबार में एक गहरी, लयबद्ध और थोड़ी नाटकीय आवाज गूंजी। ये आवाज हूबहू राज कवि चिंतामग्न की थी। अफसोस, ये दरबार अब सिर्फ राजस्व और कागजी शुल्कों की गणना का स्थल बन गया है। आवाज में गहरी निराशा थी। महाराज, उस हृदय का क्या मूल्य जो अब प्रेम की कविता नहीं लिख पाता? जब छंद और कविता का भाव मर जाए, उस दरबारी से कौन सा शुल्क वसूला जाना चाहिए? मेरी कलम की स्याही सूख चुकी है, क्योंकि प्रेम और विरह की बातें करने वाला कोई सुनने वाला यहां शेष नहीं रहा। क्या कला के पतन पर भी कोई नया कर लगेगा? वजीर साहब, असली राज कवि चिंतामग्न ने झटके से अपनी लंबी सफेद दाढ़ी छोड़ दी। उनके चेहरे पर भाव ऐसा था जैसे उनकी आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश करके बोल रही हो। ये ठीक वही भावना और शब्द थे जो वे पिछले आधे घंटे से अपने मन में दोहरा रहे थे, क्योंकि वजीर की कल्पना शुल्क वाली बात से उनका पोएटिक मूड भंग हो गया था। अब रूपक ने प्रधान सेनापति की ओर रुख किया, जिनकी भारी भरकम मूछें आश्चर्य से फड़फड़ा रही थी। रूपक ने प्रधान सेनापति की ओर देखा और एक पल में ही उनकी आवाज को ऐसे ग्रहण कर लिया जैसे युद्ध का नगाड़ा बज उठा हो। मां महिम, इस आदमी की जासूसी करने की ये नई चाल है। ये हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इसे कलाबाजारी नहीं, बल्कि तत्काल बंदी गृह भेजना चाहिए। इसकी जुबान काटकर इसे चुप करा देना ही उचित होगा। आवाज इतनी दमदार थी कि वजीर के कलमदान से कागज उड़ गए। प्रधान सेनापति के भारी भरकम शरीर में एक कंपन हुआ। उन्होंने अपने होंठ इस तरह दबाए कि उनकी मूंछें और अधिक नुकीली हो गई। ये ठीक वही हिंसक और त्वरित विचार था जो उन्होंने अभी अभी अपनी छाती में दबाया था।
कि इस नकलची को तुरंत दंडित किया जाए। दरबार में शांति भंग करने के बजाय रूपक ने अब अपनी नजरें राज वैद्य की ओर घुमाई, जो चुपचाप कोने में बैठे अपनी जड़ी बूटियों के थैले को कसकर पकड़े हुए थे। अब रूपक की आवाज में औषधियों की धीमी सूखी खड़खड़ाहट थी। अरे राम, ये तो मेरे वात, पित्त और कफ तीनों को बिगाड़ रहा है। इसके मस्तिष्क का तो फौरन इलाज करना पड़ेगा, वरना ये दिमागी बुखार पूरे दरबार में फैला देगा। रूपक ने वैद्य की धीमी सूखी आवाज को तुरंत त्याग दिया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई और उसकी आंखें सीधे राजसेनापति की ओर गई, जो अपनी भारी मूंछों पर ताव देते हुए तलवार की मूठ पर अपना हाथ कस चुके थे। अगले ही पल हवा में एक कठोर गरजती हुई दहाड़ गूंजी। ये आवाज इतनी दमदार थी कि दरवाजे के पर्दे भी हिल गए। अधर्म, ये दुस्साहस है। ये व्यक्ति सीधे सीधे युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिससे अनुशासन भंग हो रहा है। इसे बंदी बनाओ। मेरे सिपाहियों को तुरंत आज्ञा दी जाए कि इसकी जुबान को ही चुप करा दे, ताकि दरबार की मर्यादा बनी रहे। हर दरबारी भौंचक्का रह गया। ये जनरल की ही आवाज थी, लेकिन शब्द थोड़े अधिक स्पष्ट और क्रूर थे। जनरल का चेहरा, जिसका रंग पहले ही गुस्से से सुर्ख हो चुका था, अब अपमान से कांपने लगा। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया देते, रूपक ने अपनी आंखें घुमाई और राजमाता की ओर देखना शुरू कर दिया, जो अब तक अपने गंभीर आसन पर बैठी सब देख रही थी। रूपक ने अपनी आंखें घुमाई और राजमाता की ओर देखना शुरू कर दिया, जो अब तक अपने गंभीर आसन पर बैठी सब देख रही थी। इससे पहले कि राजमाता होंठ खोलती, एक धीमी लेकिन बेहद अधिकारपूर्ण आवाज ने वातावरण को शांत कर दिया। बस, ये कैसा शोर है? जनरल साहब, क्या आप भूल गए हैं कि आप कहाँ खड़े हैं? हमने ये कला दिखाने के लिए बुलाया था, अनुशासन भंग करने के लिए नहीं। अति उत्साह में आकर नियमों को तोड़ना आपकी पुरानी आदत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजमाता आश्चर्य से अवाक रह गई। ये उनकी अपनी आवाज थी। उनके उच्चारण का हर बारीक स्वर, हर ठसक मौजूद थी, लेकिन शब्द उन्होंने नहीं कहे थे। जनरल को लगा कि राजमाता ने सचमुच उन्हें फटकार लगाई है। वो अपमान से सिकुड़ गए और थरथराने लगे। दरबार में अब पूर्ण सन्नाटा छा गया था। हर कोई उस युवक को देख रहा था, जिसने अपनी आवाज से सत्ता के सर्वोच्च स्तंभों को हिला दिया था। रूपक ने अब अपनी कला का अंतिम प्रदर्शन करने के लिए महाराजा की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता झलक रही थी। रूपक ने महाराजा की ओर देखकर एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब दांव सबसे बड़ा है। उन्होंने अपनी छाती को फुलाया और अगले ही पल उस विशाल हॉल में महाराजा का गंभीर लेकिन व्यंग्यात्मक स्वर गूंज उठा। ये दरबार तो चाटुकारों से भरा है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो केवल जी हुजूर न कहें, बल्कि राज्य के लिए कुछ ठोस काम भी करें। महाराजा का मुखमंडल अचानक सफेद पड़ गया। ये शब्द और ये निराशा का भाव उनके हृदय का सबसे निजी विचार था, जो उन्होंने आज तक किसी से व्यक्त नहीं किया था। प्रधानमंत्री, जो महाराजा के बगल में खड़े थे, चौंक कर लगभग अपने आसन से गिर पड़े। उन्हें लगा कि महाराजा ने सबके सामने अपनी भावनाएं प्रकट कर दी है। रूपक की आवाज थमते ही महाराजा की उत्सुकता सम्मान में बदल गई। उन्होंने अपने हाथ उठाकर सन्नाटा भंग किया। धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में उन्होंने कहा, यह सिर्फ नकल नहीं है, ये कला है। रूपक, तुम न केवल किसी की आवाज, बल्कि उसके मन के भीतर की बात भी दोहरा सकते हो। आज से तुम मेरे शाही कलाकार हो और तुम्हें दरबार में एक विशेष स्थान दिया जाता है। महाराजा की घोषणा से दरबार में तुरंत दो खेमे बन गए। एक खेमा रूपक की अद्वितीय कला का प्रशंसक था, जबकि दूसरा, जिसमें अधिकतर उच्च पदस्थ मंत्री थे, भय और ईर्ष्या से ग्रस्त था। प्रधानमंत्री अपमान को भुलाने की कोशिश करते हुए अपनी गर्दन सीधी कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे
कि इस नए कलाकार को जल्द से जल्द दरबार से बाहर कैसे निकाला जाए। रूपक ने अपने नए पद को तुरंत सार्थक करना चाहा। उसने सम्मानपूर्वक महाराजा के सामने झुककर सभी दरबारियों का धन्यवाद करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही उसने दरबार के सबसे शांत और सदैव कंजूस रहने वाले महालेखापाल, चीफ अकाउंटेंट की कर्कश और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। जी नहीं, रूपक जी, इस सम्मान के लिए मैं महाराजा को धन्यवाद देता हूं। रूपक ने अचानक महालेखापाल के स्वर की नकल करते हुए कहा, परंतु मन में यह सवाल है कि इस नए पद के लिए राजकोष से कितना वार्षिक वेतन दिया जाएगा? कहीं यह खर्च अनावश्यक तो नहीं होगा? महालेखापाल हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया, क्योंकि ये ठीक वही बात थी जो वो अभी सोच रहा था। बाकी दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रूपक ने साबित कर दिया था कि अब कोई भी विचार दरबार में निजी नहीं रहने वाला था। महाराजा स्वयं भी अपनी हंसी रोक न पाए, परंतु इस हंसी के नीचे अब बेचैनी की पतली परत थी। हर दरबारी सतर्क हो गया था, अपने मन के किवाड़ों को कसकर बंद करने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था, ताकि रूपक उनके छिपे हुए विचारों को न पकड़ पाए। रूपक ने अगला शिकार चुना, महामंत्री ध्रुवसेन, जो अपनी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए इस तमाशे से पूर्णतः असंतुष्ट दिख रहे थे। रूपक ने उनकी भारी रौबदार आवाज में घोषणा की, ये व्यक्ति केवल एक भांड नहीं, बल्कि राजदरबार की गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा है। इसे तुरंत दंडित कर राजकोष से दूर किया जाना चाहिए। और ये राजा भी आजकल हर गंभीर मुद्दे पर बस हंसी ही बिखेरता रहता है। महामंत्री ध्रुवसेन का रक्त जम गया। महाराजा की हंसी अचानक थम गई। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि रूपक ने न केवल मंत्री की आवाज बल्कि सिंहासन के प्रति उनके गहरे अविश्वास को भी उजागर कर दिया था। ध्रुवसेन ने कांपते हुए हाथ जोड़े, महाराज, ये घोर मिथ्या है। आप ऐसा ही सोचते हैं। रूपक ने अब अपनी सामान्य शांत आवाज में कहा। दरबार की हवा अब भय से कांप रही थी। महाराजा ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में बोले, रूपक, बस। महाराजा का चेहरा तमतमा उठा। उनकी आंखें अब क्रोध से जल रही थी और उन्होंने सिंहासन की गद्दी पर जोर से हाथ मारा। तुम्हारा साहस, तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए बुलाए गए थे, मेरी प्रजा के मन की शांति भंग करने के लिए नहीं। उन्होंने चेतावनी दी। रूपक ने सिर झुका लिया, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो जानता था कि अब पीछे हटने का मतलब मौत है। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और दरबार में बैठे सेनापति वीरभद्र की ओर देखा, जो हमेशा राजा की प्रशंसा के पुल बांधते थे। अचानक रूपक की आवाज बदल गई। ये वीरभद्र की गहरी, गरजती हुई आवाज थी। ये राजा तो अब बस भोग विलास में डूबा है। अगर देश को बचाना है तो कमान मेरे हाथ में आनी चाहिए। सेनापति वीरभद्र, जो अभी तक महामंत्री की बर्बादी पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, अचानक सफेद पड़ गए। रूपक ने दो सबसे शक्तिशाली स्तंभों को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया था। दरबार में अब दरबारी नहीं थे, केवल अपराधी थे जो एक दूसरे की तरफ डर से देख रहे थे। राजा हर्षवर्धन का चेहरा गुस्से और अविश्वास से तमतमा उठा। वो अपने सिंहासन से उठे, उनकी आंखें आग उगल रही थी। बस, ये ढोंग बंद। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह अपने वैभव में डूबा था, मगर आज माहौल में हल्की फुसफुसाहट थी। वजह था एक अजनबी, जो खुद को रणभूमि का बेताज बादशाह बता रहा था। उसका नाम था बहादुर शाह डिंगमार, एक ऐसा सिपाही जिसने कभी जंग लड़ी नहीं थी, पर जिसकी कहानियां हर महायुद्ध पर भारी थी। वो ऊंचे कद का पर दुबला-पतला आदमी था, जिसने शरीर पर जंग लगी हुई ज़रा बख्तर कवच लपेट रखी थी, जो शायद उसने किसी पुराने कबाड़ी से खरीदी होगी। उसके चेहरे पर अजीब सी आत्मविश्वास की चमक थी, जो उसकी आंखों की घबराहट को छुपाने में नाकाम थी। दरबार में दाखिल होते ही
उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और जोर से घोषणा की, सलामत। मैं हूं वह योद्धा जिसने अपनी तलवार की एक ही चोट से सिकंदर और पोरस की सेनाओं को मिला दिया था। ये हाथ वही है जिसने खानवा की लड़ाई में खुद बाबर को रणभूमि से सुरक्षित निकाला था। बादशाह अकबर ने हैरत से बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, ए बहादुर, अगर तुमने खानवा की लड़ाई में बाबर को बचाया तो तुम तो बहुत बुजुर्ग होने चाहिए। तुम कौन सी फौज के सिपाही हो? डिंगमार ने तुरंत सीना फुलाया, जहांपनाह, मैं किसी फौज का नहीं, बल्कि इतिहास की हर जरूरत का सिपाही हूं। मेरी उम्र और मेरी बहादुरी दोनों ही समय की सीमाओं से परे हैं। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। समय की सीमाओं से परे? यह दिलचस्प है। अगर तुम इतने महान सिपाही हो तो बताओ, पानीपत की दूसरी लड़ाई में जब हेमू लगभग जीत ही गया था, तब तुमने क्या किया था? वो तो अभी की बात है। डिंगमार ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई भारी बोझ उठा रहा हो। जहांपनाह, लोगों को लगता है कि वो जीत अकबर की थी, पर सच तो यह है कि उस दिन मैं आपकी सेना के रसोइयों को खाना पहुंचाने वाले खच्चर पर सवार था। जब हेमू ने अंतिम वार किया तो मैंने अपनी तलवार की चमक से सूरज की रोशनी को इस तरह परावर्तित किया कि वो सीधी हेमू की आंख में पड़ी और वो भौंचक्का रह गया। उसी क्षण मौका देखकर तीर मारा गया। असल में वो तीर नहीं, मेरी बहादुरी थी जिसने उसकी हार तय की। बीरबल ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए धीरे से खांसा। अकबर ने डिंगमार की ओर देखते हुए कहा, तुमने तो इतिहास ही बदल दिया, ऐ बहादुर। डिंगमार ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और सीना फुलाकर बोला, हुजूर, मैं इतिहास बदलता नहीं, बल्कि उसे सही करता हूं। पानीपत तो सिर्फ ट्रेलर था। आपको क्या लगता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के घोड़े चेतक को अंतिम वार से किसने बचाया था? किसी और ने नहीं, मैंने ही अपनी ढाल से एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि वो थोड़ी देर के लिए दिशा भटक गया। मेरी बहादुरी ही है जिसने हर मुश्किल घड़ी में आपकी सल्तनत को बचाया है। बस मैं हमेशा अदृश्य रहा हूं। बीरबल ने अब अपनी हंसी को छिपाने का प्रयास छोड़ दिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से डिंगमार से पूछा, वाह, क्या बात है। पर्दे के पीछे रहने वाले इतने महान योद्धा का नाम क्या है, जो इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी सिर्फ खच्चर पर सवार था? और अगर आप हर युद्ध जीतवाते हैं तो आपको तनख्वाह कहां से मिलती है? अकबर भी अब अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, सही सवाल है, ऐ वीर। जब तुम इतने महान और इतने गुप्त हो तो हमारी सेना की सूची में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? फर्जी सिपाही, जिसका नाम अभी तक किसी को नहीं मालूम था, ने अपनी मूंछों पर जोरदार ताव दिया। मेरा नाम जहांपनाह, उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, सिर्फ इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। मुझे विजय छाया कहते हैं। मेरी तनख्वाह की बात करते हैं आप? मेरा वेतन सोने या सिक्कों में नहीं मापा जाता, बल्कि उन जीती हुई लड़ाइयों की खुशी में मिलता है जो मैंने आपको भेंट की है। मैं धन का मोह नहीं करता, मैं सिर्फ राष्ट्र सेवा का भूखा हूं। उसने अपने खच्चर की पीठ थपथपाई। और इस साधारण सवारी पर मेरा आना मेरी महानता का प्रमाण है। अगर मैं शाही रथ या घोड़े पर आता तो शत्रु तुरंत जान जाते कि विजय छाया मैदान में है, और फिर सारे युद्धों में भय फैल जाता। मेरा खच्चर, ये मेरा छद्म वाहन है जो मुझे अदृश्यता प्रदान करता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीरे से कहा, अद्भुत। तो यानी आप एक अदृश्य सिपाही हैं, जिन्हें तनख्वाह भी अदृश्य मिलती है और जो सिर्फ अदृश्य खतरों को हराते हैं। विजय छाया ने अपने सीने को गर्व से फुलाया, जिस पर धूल और मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक कहा बीरबल, आपका विवेक प्रशंसनीय है। मेरी अदृश्य तनख्वाह दरअसल भविष्य की सुरक्षा है। मैं अपने शौर्य को बेचता नहीं, बल्कि उसे राष्ट्र की जमा पूंजी में जोड़ देता हूं। और हां, मेरे अदृश्य खतरे वे सबसे भयानक होते हैं,
आप क्या समझते हैं कि युद्ध केवल तलवारों से लड़ा जाता है? उसने जमीन पर पड़े एक छोटे कंकड़ की ओर इशारा किया। ये वही संदेह का गोला है जो पिछली रात मैंने दुश्मन के खेमे से पकड़ा था। ये गोला अगर दरबार में फट जाता तो बादशाह सलामत और आपके बीच अविश्वास फैल जाता। मैंने इसे पूरी रात अपनी मुट्ठी में दबाए रखा जब तक कि इसका जहर सूख नहीं गया। इस साधारण खच्चर को इसकी गर्मी झेलनी पड़ी है। अकबर ने अपनी हंसी दबाते हुए बीरबल की ओर देखा। सिपाही जी, आपका बलिदान देखकर आंखें भर आती है। जरा हमें संदेह के गोले की तासीर तो समझाइए। सिपाही ने अपनी छाती फुला ली। जहां पनाह, संदेह का गोला कोई साधारण गोला नहीं है। ये मन की तरंगों द्वारा संचालित एक अदृश्य हथियार है। जब यह फटता है तो इसकी किरणें लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि पड़ोसी राज्य से ज्यादा खतरा उनके पड़ोसी दरबारी से है। बीरबल ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, और इसे निष्क्रिय करने की क्या विधि है महावीर? इसे निष्क्रिय करने का एक ही तरीका है, अत्यंत निडरता और अटूट वफादारी की ऊष्मा। पूरी रात मेरी मुट्ठी की गर्मी और मेरी देशभक्ति की लौ ने इसके नकारात्मक कंपन को सोख लिया। आप देख रहे हैं, यह कंकड़ अब केवल एक पत्थर है। अगर मैं इसे और देर तक पकड़े रहता तो मैं खुद अति वफादारी के बोझ से फट जाता। इसीलिए सुबह होते ही मैंने ये जांचने के लिए खच्चर पर इसका परीक्षण किया कि इसकी तासीर पूरी तरह शून्य हुई है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा, जैसे कह रहे हो कि अब तो वीरता की हद हो गई। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, वाह सिपाही जी, यानी आपने अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारे दरबार को आपसी फूट से बचाया। सिपाही की आंखें गर्व से चमक उठीं। जी जहांपनाह, ये तो मेरे लिए एक तुच्छ बलिदान था। वफादारी का ताप मेरी शिराओं में इतना अधिक है कि वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर सकता है। परंतु मेरा मुख्य लक्ष्य तो वो खच्चर था, क्योंकि मुझे पता था कि शत्रु जल्द ही उस पर अपना प्रभाव डालेगा। उसने आगे कहा, मैंने योजना बनाई थी कि उस कंकड़ की शुद्धता का अंतिम प्रमाण मिलने के तुरंत बाद मैं भेष बदलकर सिंध के रास्ते काला पानी पार करने वाला था। मैं एक अति गोपनीय मिशन पर जा रहा था, जहां किसी भी तरह का मानसिक प्रदूषण मेरे सम्राट के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। कंकड़ का पास होना इस बात का सबूत था कि मैं अब युद्ध के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी पवित्र हूं। जब खच्चर ने सिर नहीं हिलाया तो मुझे यकीन हो गया कि अब मैं किसी भी आंतरिक या बाहरी षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मेरे अगले अभियान के लिए यह जरूरी था। बीरबल ने अपनी हंसी दबाते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। अकबर के चेहरे पर अब आश्चर्य के साथ हल्की सी थकान भी थी। वाह, अद्भुत विश्लेषण सिपाही। बीरबल ने आखिरकार अपनी हंसी का एक छोटा सा अंश बाहर निकलने दिया, जिसे उन्होंने खांसी में बदल दिया। अकबर ने गहरी सांस ली और अपनी जांघों पर हाथ मारते हुए बोले, अच्छा, हम तुम्हारी ये मानसिक पवित्रता समझ गए। अब ये बताओ, इतनी गहन तैयारी के बाद तुमने आखिर कौन सी जंग जीती है? कौन सा ऐसा कारनामा किया है जो तुम्हें मेरे दरबार तक खींच लाया? फर्जी सिपाही, जिसका नाम उसने अब तक नहीं बताया था, सीना फुलाकर खड़ा हो गया। जहांपनाह, मेरा सबसे गौरवशाली मिशन पानीपत के युद्ध से पहले का था। उस समय दुश्मनों ने हमारे घोड़ों को भ्रमित करने के लिए हर रास्ते पर घास बिछा दी थी। मैंने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया और एक गुप्त योजना बनाई। मैंने खुद को रस्सी से बांधा और दुश्मन के कैंप के बीचों बीच पहुंच गया। वहां मैंने चुपके से सारी घास को गिन डाला। घास के सही अंक का पता चलते ही हमें उनकी संख्या का सटीक अंदाजा हो गया और हमने उन्हें रणनीति में मात दे दी। ये गणित की जीत थी। दरबार में पहले कुछ देर सन्नाटा पसरा रहा, फिर हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। कई दरबारी अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह फेर चुके थे। बादशाह अकबर ने अपने होंठ भींचे और फिर
मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से उस फर्जी सिपाही को सिर झुकाकर सलाम किया। माफ करना, वीर सेनापति, बीरबल ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। यह तो अद्भुत पराक्रम है, मगर मेरा ज्ञान सीमित है। आपने घास की गिनती तो कर ली, पर क्या आप बता सकते हैं कि उस भीषण युद्ध में घास की कितनी बालें ऐसी थी जो हरी थीं और कितनी सूखी थी? क्योंकि मौसम के अनुसार तो रणनीति बदलनी चाहिए थी। सिपाही, जिसका नाम उसने रणविजय बताया था, तनिक भी नहीं घबराया। आहा, बीरबल जी, आप सूक्ष्म बातों को समझते हैं। मैंने केवल गिनी ही नहीं, बल्कि उनका वर्गीकरण भी किया था। उस निर्णायक रात मैंने 73,000 हरी बालें और 45,500 पीली सूखी बालें गिनी थी। ये विभाजन ही हमारी अग्रिम मोर्चे की सफलता का कारण बना। ये कहकर उसने विजेता की तरह छाती ठोंकी। बीरबल ने अपनी मुस्कान को बड़ी मुश्किल से रोका और सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, अद्भुत। हमने आज तक ऐसा कोई योद्धा नहीं देखा जिसने रणनीति को इतना वैज्ञानिक आधार दिया हो। निश्चय ही आप केवल सिपाही नहीं, बल्कि युद्ध के गणितज्ञ हैं। रणविजय फूलकर कुप्पा हो गया। उसने कमर सीधी की और गर्व से दरबार की ओर देखा। बादशाह अकबर, जो अब तक अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए हुए थे, धीरे से मुस्कुरा दिए। उन्हें इस फर्जी सिपाही की निर्भीकता पर आश्चर्य हो रहा था। बीरबल ने फिर प्रश्न किया, बस एक अंतिम जिज्ञासा, महान रणविजय, इतनी सटीक गणना करते समय आपका ध्यान कितना एकाग्र था? क्या आप बता सकते हैं कि उस निर्णायक क्षण आपके पास से गुजरने वाली हवा के हर झोंके का वजन कितना था? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हवा का वजन ही तय करता है कि आपकी तलवार की धार कितनी तेजी से शत्रु का सिर धड़ से अलग करेगी। रणविजय ने अपने दोनों हाथ छाती पर बांध लिए। उसकी आंखों में अब गर्व की एक नई अजीब सी चमक थी। उसने बीरबल को ऐसे देखा जैसे वो किसी कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति को समझा रहा हो। महामंत्री जी, जब रणविजय जैसा योद्धा अपनी पूरी एकाग्रता से वार करता है, तो भौतिकी के नियम, फिजिक्स लॉज भी उसके सेवक बन जाते हैं। उसने धीमे पर आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, हवा का वजन? उस निर्णायक क्षण में मैंने हवा को ठीक उतना वजन धारण करने का आदेश दिया था जितना मेरी तलवार की गति के लिए आवश्यक था। न एक तोला ज्यादा, न एक तोला कम। मेरा ध्यान इतना तीव्र था कि मैं हवा के अणुओं, मॉलिक्यूल्स को भी गिन रहा था। अगर हवा का वजन मेरी इच्छानुसार नहीं होता तो शत्रु का वध नहीं होता, बल्कि तलवार केवल उसे गुदगुदी करती। हर झोंका मेरा सहायक था। इस अतिमानवीय दावे पर दरबार में बैठे कुछ दरबारी अपनी हंसी दबाने के लिए खांसने लगे। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब शैतानी चमक नाच रही थी। उन्होंने समझ लिया कि इस फर्जी सिपाही की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, वाह, क्या अद्भुत कौशल है वीरवर। हवा के वजन को नियंत्रित करना तो देवताओं के लिए भी दुष्कर कार्य है। परंतु मुझे एक बात की जिज्ञासा है। आपने कई भीषण युद्धों में हिस्सा लिया होगा। उन लड़ाइयों का क्या जो रात के घने अंधेरे में या भयानक बारिश के बीच लड़ी जाती हैं, जब प्रकाश और हवा दोनों ही आपकी इच्छा से नियंत्रित न हो? तब क्या आप शत्रुओं को केवल स्पर्श से ही मार देते हैं? फर्जी सिपाही, जिसे अब अपनी बड़ाई करने का एक और मौका मिला, तुरंत अपनी छाती फुलाकर खड़ा हो गया। ये तो बच्चों जैसा सवाल है बीरबल जी। अंधकार मेरे लिए प्रकाश है और वर्षा का हर बूंद मेरे हथियार का सहायक। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और हवा के अणुओं की गिनती अपने कानों से की थी। वर्षा का पानी मेरी तलवार को धोने का काम कर रहा था, ताकि मेरे वार की धार क्षण भर के लिए भी कुंद न हो। मैंने हर अंधेरी रात को अपने नाम की मशाल से रोशन किया है। बीरबल ने प्रशंसा का भाव दर्शाते हुए धीरे से सिर झुकाया। निस्संदेह आप केवल सिपाही नहीं, बल्कि युद्ध के परम योगी हैं।
परंतु सेनापति जी, बीरबल ने जानबूझकर उसे सेनापति कहकर संबोधित किया। जब आपकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि आप हवा के कणों को गिन सकते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि आपका विरोधी आपको जानबूझकर उकसा रहा है? या क्या आपके असाधारण वार ने कभी किसी ऐसे शत्रु को स्पर्श किया जो वास्तव में लड़ना नहीं चाहता था? आप तलवार उठाने से पहले मन को कैसे पढ़ते हैं? फर्जी सिपाही ने अहंकार से बीरबल को देखा। मन? मैं मन नहीं, आने वाली 5 पीढ़ियों के इरादे पढ़ लेता हूं। मेरी तलवार केवल मारने के लिए नहीं उठती, बल्कि न्याय को संतुलन देने के लिए उठती है। मेरी तलवार सिर्फ उस रक्त को चखती है जो वाकई पाप से सना हुआ हो। मेरी हर जंग सटीक थी, क्योंकि मेरी नब्ज सामान्य समय से 1 सेकंड आगे चलती है। मैं भविष्य जानता हूं, इसलिए मैं कभी पराजित नहीं होता। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यदि आप वास्तव में भविष्य जानते हैं और आपकी नब्ज समय से आगे चलती है, तो आप तो स्वयं देवदूत हैं। ऐसी क्षमता का उपयोग केवल तलवारबाजी में करना अन्याय होगा। महान योद्धा, अगर आप हर क्षण का इरादा पढ़ लेते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस समय जब आप अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, तो हमारे जहांपनाह अकबर के मन में कौन सा सबसे बड़ा विचार चल रहा है? सिपाही के चेहरे पर क्षण भर के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत उसे अहंकार से ढक लिया। बादशाह सलामत मेरी अगली जंग की योजना के बारे में सोच रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरी जीत ही उनके साम्राज्य की नींव है। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। और ये बताए, आपकी इसी असाधारण नब्ज ने आपको आपके कल के भोजन के बारे में क्या संकेत दिया है? क्या आपको शाही पकवान मिलेंगे या केवल दाल रोटी? सिपाही ने बीरबल की ओर ऐसी घृणा से देखा जैसे वो कोई तुच्छ कीड़ा हो। क्या आप सच में मेरी नब्ज की तुलना एक रसोई के तुच्छ मामले से कर रहे हैं? हां, मुझे संकेत मिला है। कल बादशाह सलामत स्वयं मेरे लिए शाही मुर्ग मुसल्लम का आदेश देंगे। साथ में विशेष केसरिया पुलाव भी होगा। उसने छाती फुलाई। मेरी वीरता ही तय करती है कि शाही रसोई में क्या पकेगा। मुझे दाल रोटी खिलाने का अर्थ होगा जहान पनाह का अपमान करना। यदि मेरी असाधारण नब्ज केवल दाल रोटी का संकेत दे रही होती, तो मैं उसी क्षण समझ जाता कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। बीरबल ने बड़ी शांति से सिर हिलाया। आपकी नब्ज सचमुच असाधारण है, क्योंकि वो ये नहीं बता पाई कि कल सुबह से ही शाही रसोई में बावर्ची हड़ताल पर जाने वाले हैं। बीरबल ने आगे झुककर फुसफुसाया, और उनका एकमात्र नारा है, जब तक हमें असली वीरों को सम्मान देने का अधिकार नहीं मिलता, हम झूठे सिपाही के लिए दाल रोटी भी नहीं बनाएंगे। फर्जी सिपाही का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी तलवार छीन ली हो। ये अपमान असहनीय था, लेकिन वो तुरंत अपनी नकली वीरता के खोल में वापस आ गया। अरे, ये कैसे अदना लोग हैं जो महानता को पहचानते ही नहीं। उसने जोर से दहाड़ लगाई। जहांपनाह, ये हड़ताल नहीं, ये तो मेरे शौर्य का वैश्विक प्रभाव है। मेरी असाधारण नब्ज यही कह रही थी कि आज रात मुझे किसी सामान्य भोजन की नहीं, बल्कि इतिहास बदलने वाले पेय की आवश्यकता है। ये बावर्ची शायद नहीं जानते कि मैंने अभी अभी जिस गुप्त मिशन से वापसी की है, उसमें मैंने 10 दिन तक केवल बर्फीले पानी पर गुजारा किया था। वो नाटकीय रूप से अकबर के सामने झुक गया। मैं भूखा नहीं मरूंगा। मैं खुद जाता हूं और इन बावर्चियों को समझाता हूं कि असली योद्धा के सम्मान में हड़ताल करने के बजाय उन्हें मेरे लिए विशेष विजय रस तैयार करना चाहिए। ये तो मेरे दुश्मन की चाल है कि वे मुझे भूखा मारकर मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये सिपाही खड़ा है, कोई बावर्ची हड़ताल नहीं कर सकता। और वो दरबार से बाहर निकलने के लिए तेजी से मुड़ा, मानो वो रसोई में नहीं, बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में जा रहा हो। वो तेजी से दरबार के गलियारों से गुजरता हुआ सीधे शाही रसोई के अहाते में धमक पड़ा। वहां लगभग 30-35 रसोइये अपने कपड़े उतारकर हाथों में करछी की जगह नाराजगी लिए बैठे थे।
सिपाही ने दरवाजे पर खड़े होकर पूरी ताकत से दहाड़ा, ए रसोई के सिपह सालारों, ये कैसी कायरता है? मेरे सामने ये हड़ताल तुरंत बंद करो। मुख्य बावर्ची, एक भारी भरकम आदमी जिसका नाम बल्लू था, अपनी मोटी तोंद पर हाथ रखकर खड़ा हुआ। और आप कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले? जाइए, बादशाह सलामत की तलवारों से खेलकर पेट भरिए। यहां कोई विजय रस नहीं बनेगा। सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा, जहां उसकी नकली तलवार लटकी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैंने उस जंग में 1,00,000 दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटा है, और तुम मुझे काम करने से रोक रहे हो। अगर तुम तुरंत मेरे लिए भोजन नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें उसी भयानक पीले पानी वाले रेगिस्तान में भेज दूंगा जहां से मैं आया हूं। बल्लू बावर्ची जोर से हंसा। हम रेगिस्तान में जाने से डरते नहीं, लेकिन हम भूखे सिपाही के लिए खाना बनाने से जरूर डरते हैं, क्योंकि बाद में हमें आपकी झूठी बहादुरी के किस्से भी सुनने पड़ेंगे। फर्जी सिपाही की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ मारा और नकली आभूषणों को खनकाते हुए कहा, खबरदार, तुम सिर्फ बावर्ची नहीं बल्कि एक गद्दार हो। तुम मेरी बहादुरी पर शक कर रहे हो। जब मैं 7 सिर वाले जलसर्प को हराने के बाद चंद्रलोक के पुल से वापस आ रहा था, तब तुम शायद चूल्हे के पास प्याज काट रहे होगे। मैंने बिना भोजन और पानी के 70 दिन तक युद्ध लड़ा, और मैंने अपनी उंगलियों से हवा में दुश्मन के तोपों के गोले रोक लिए थे। बल्लू बावर्ची ने एक बड़ी कड़ाही धोते हुए कहा, हां, और जब आप ये सब महान काम कर रहे थे तो आपके घोड़े ने आपको छोड़कर बिरयानी के देग में छलांग लगा दी थी, क्योंकि वो जानता था कि आपके कारनामे उतने ही खोखले हैं जितनी आपकी तलवार की म्यान। सिपाही तिल मिला गया। वो तुरंत चिल्लाया कि वो सीधे बादशाह अकबर के पास जाएगा और इस गुस्ताख बावर्ची की शिकायत करेगा। वो जैसे ही रसोई के दरवाजे की ओर मुड़ा, वहां मीर बख्शी, सेना प्रमुख, का साया दिखाई दिया, जिनकी निगाहें सीधे उस अजनबी और उसकी भव्य वेशभूषा पर टिकी थी। मीर बख्शी का चेहरा कठोर था। और तुम कौन हो, योद्धा? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। सिपाही ने तुरंत अपनी चौड़ी छाती फुला ली, जिस पर अनगिनत फर्जी तमगे जगमगा रहे थे। मैं हूं गाजी ए आजम, शमशेर हिंद, जंगी जलालुद्दीन अल तलवार, उसने दहाड़ते हुए घोषणा की। मैं वो योद्धा हूं जिसने कल ही रात के अंधेरे में सुदूर उत्तर की उस अजेय दीवार को गिरा दिया, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि उसे कोई नहीं भेज सकता। मैं सीधे रणभूमि से यहां आया हूं ताकि बादशाह सलामत को अपनी नवीनतम और शानदार विजय की खबर दे सकूं। मीर बख्शी ने अपने भारी हाथों को कमर पर रखा और उसे सिर से पांव तक घूरने लगे। उनकी अनुभवी आंखें तुरंत समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। अजय दीवार, तुम्हारे नाम का कोई उल्लेख हमारे गुप्तचरों के दस्तावेजों में क्यों नहीं है? जंगी जलालुद्दीन, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। शाही सेना में इतने बड़े कारनामे बिना किसी को पता चले हो जाए, ये तो संभव नहीं। तुम्हें दरबार तक किसने निर्देशित किया, और तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? हथियार? जंगी जलालुद्दीन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और ठहाका लगाया। मीर बख्शी साहब, मैं दरबार की पवित्र शांति भंग करना नहीं चाहता था। मेरा सबसे बड़ा अस्त्र मेरा अटूट साहस है, लोहे के 2 टुकड़े नहीं। और रही बात मार्गदर्शन की, तो वीर योद्धाओं को राह दिखाने के लिए किसी नक्शे या दरबान की जरूरत नहीं होती। उसने सीना फुलाया। मेरी यशकीर्ति ने, मेरी विजय की गूंज ने मुझे सीधे बादशाह सलामत के चरणों तक पहुंचाया है। रही बात गुप्तचरों की, मेरी जंगें इतनी भयंकर और इतनी तेज होती है कि खबर पहुंचने से पहले मैं खुद मैदान जीतकर पहुंच जाता हूं। मैंने अभी अभी उस भयानक काले पहाड़ की लड़ाई जीती है, जहां बड़े बड़े सूरमा दम तोड़ चुके थे। मैंने दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन मीर बख्शी की भौहें और तंग गई। बस, अपनी लंबी फेंक बंद करो, उन्होंने गर्जना की।
हमें तुम्हारी काल्पनिक लड़ाइयों के नहीं, सबूतों की जरूरत है। फर्जी सिपाही ने मीर बख्शी की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और एक नाटकीय लंबी सांस ली। सबूत? कागजी मोहरे। मीर बख्शी साहब, एक सच्चा योद्धा अपनी बहादुरी का सबूत अपनी जिरह पर लगे घावों से देता है, न कि दरबार के मुंशियों की लिखावट से। उसने अपनी दाहिनी बाह ऊंची की, जहां एक पुराना हल्का निशान था। ये देखें, ये निशान काला पहाड़ के मुखिया भीम सिन्ह के खजर का है, जिसे मैंने अपने दांतों से कुचल दिया था। इस एक घाव की कीमत हजारों मुहरों से ज्यादा है। वह फिर दहाड़ा और उसकी आवाज की गूंज ऊंची छतों से टकराई। मेरी जीत इतनी तेज और प्रचंड थी कि आपके गुप्तचरों को घोड़े बदलने का मौका भी नहीं मिला। आप मुझसे मेरी यशकीर्ति का लेखा जोखा मांगते हैं। मेरी हर सांस, मेरी हर चाल एक विजयी गाथा है। फिर उसने बादशाह अकबर की ओर झुककर निवेदन किया, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में आया एक जीवित इतिहास हूं। अगर मेरी वीरता पर संदेह है तो आज्ञा दें। मैं अभी जाकर कोई ऐसी जंग जीत लाता हूं जिसकी गूंज आलम में फैले और फिर किसी सबूत की जरूरत ही न रहे। बादशाह अकबर ने अपने होठों पर आई हंसी को बड़ी मुश्किल से दबाया। उन्होंने आंख के एक इशारे से बीरबल को आगे आने को कहा। बीरबल ने शालीनता से उस फर्जी सिपाही की ओर देखा, जिसकी छाती गर्व से फूलकर दुगनी हो गई थी। सेनापति जी, बीरबल ने धीमी मीठी आवाज में कहा, आपके वेग और साहस की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप अभी किसी नए युद्ध पर निकलेंगे तो हमें आपकी विजय गाथा सुनने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा। बीरबल ने आगे झुककर कहा, एक छोटा सा काम है जो शाही महल की शांति भंग कर रहा है। यदि आप अपनी अदम्य फुर्ती दिखाना ही चाहते हैं तो क्यों न आप उस एक पेस्की दुश्मन को हराएं जिसने पिछले 3 दिनों से हमारे शाही अस्तबल के घोड़ों की नींद हराम कर रखी है। वो दुश्मन एक साधारण लेकिन अत्यंत धूर्त नेवला है। ये सुनकर सिपाही के चेहरे पर शिकन आ गई। वो जंग के मैदान में मुगलिया सल्तनत का तख्त, फतेहपुर सीकरी का दीवान खास, हमेशा की तरह ज्ञान और न्याय की बहसों से गूंज रहा था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने शाही आसन पर विराजमान थे। उनके दाएं बीरबल और बाएं अबुल फजल बैठे थे। माहौल शांत और गंभीर था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लंबा दुबला-पतला आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास की चमक थी। दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो सीधा बादशाह के सामने पहुंचा और झुककर अभिवादन किया। जहां पनाह, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों सी थी। मेरा नाम हकीम जमा है। मैं वो व्यक्ति हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता, फिर भी मेरा हर कथन झूठा होता है। अकबर ने भौहें उठाई। ये कैसी पहेली है? हकीम जमा ने जवाब दिया। हुजूर, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं, मगर वो जवाब हमेशा आधा सच होता है। आप मुझे एक सवाल दीजिए और मैं वादा करता हूं कि आप न तो मेरे जवाब को पूर्ण सत्य मान पाएंगे और न ही पूरी तरह झूठ। दरबार में एक विचित्र फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल मुस्कुराए। अकबर को लगा कि ये चुनौती उनके मनोरंजन का नया विषय है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए पहला सवाल पूछा। ठीक है हकीम जमा, बताओ, आज इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? हकीम जमा ने कुछ क्षणों तक अपनी दृष्टि अकबर की आंखों में गड़ाए रखी। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपके मन में इस समय 2 विचार चल रहे हैं। पहला, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं सच में ये पहेली सुलझा सकता हूं, और दूसरा विचार यह है कि आप इस बात से चिंतित हैं कि क्या ये दरबार आपको पर्याप्त सम्मान नहीं देता। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने जोर से मेज थपथपाई। ये मूर्खता है। मैं संसार का सम्राट हूं, मुझे सम्मान की चिंता क्यों होगी? हकीम जमा ने शांत भाव से कहा, हुजूर, यही वो आधा सच है। ये पूर्ण सत्य है कि आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं। पहला विचार। मगर यह सरासर झूठ है
कि आप सम्मान को लेकर चिंतित हैं। आप दरअसल ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस सवाल का सही उत्तर दे दिया तो बीरबल की बुद्धिमत्ता पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह मेरा जवाब आधा सच और आधा झूठ सिद्ध हुआ। बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर अब स्पष्ट कौतूहल था। यह आदमी सामान्य नहीं था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और सिंहासन पर थोड़ा तनकर बैठे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी प्रसन्नता थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या ये हकीम हर बार इतना सटीक अनुमान लगा पाएगा, या ये मात्र उसकी वाक्पटुता थी? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं मानता हूं कि इनकी परख आवश्यक है, किंतु अगला प्रश्न भावनाओं या मन की स्थिति से हटकर किसी ऐसी वस्तुनिष्ठ चीज के विषय में होना चाहिए जिसका उत्तर तुरंत मापा जा सके। सम्राट ने अपनी अंगूठी घुमाई। अब उनकी आंखें सीधी हकीम पर टिकी थी। ठीक है हकीम ज़मा, हमें ये बताओ कि इस वक्त हमारे शाही खजाने में सोने के कितने सिक्के हैं। हकीम ज़मा ने एक क्षण सोचा, फिर अत्यंत आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपके खजाने में सोने के सिक्के 2 बोरी से अधिक है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने माथे पर बल डाला। 2 बोरी से अधिक? ये कैसा उत्तर है? तुम कह रहे हो कि वो 3 बोरी भी हो सकते हैं, या फिर 10 बोरी भी। तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगे कि ये आधा सच है और आधा झूठ? हकीम ज़मा ने अत्यंत शांत भाव से बादशाह की आंखों में देखा। उन्होंने दोनों हाथ बांधकर विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरी सेवा आपके दरबार में इसी जटिलता के कारण हुई है। यदि मैं पूरा सच बता देता तो मैं हकीम नहीं, बल्कि खजाने का मुनीम होता। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। सत्य यह है कि आपके शाही खजाने के अधिकारी सोने के सिक्के गिन चुके हैं, और गिनती 2 पूरी भरी हुई बोरियों से ऊपर जा चुकी है। ये मेरे उत्तर का वह भाग है जो सत्य है, परंतु ये संख्या कितनी अधिक है? 2.5 बोरी, 2.25 बोरी, या फिर मात्र 2 बोरी और 1 सिक्का? ये जानकारी मैंने जानबूझकर छुपा ली। संपूर्ण और निश्चित आंकड़ा न देना ही मेरे उत्तर का दूसरा भाग है, जो कि अपूर्णता और झूठ है। बीरबल ने यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी हैरानी अब प्रशंसा में बदलने लगी थी, पर अभी भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। बहुत खूब हकीम ज़मा, अकबर ने धीमी आवाज में कहा, अगला प्रश्न कठिन होगा। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। जहांपनाह, हकीम ज़मा ने आत्मविश्वास से सिर झुकाया। अकबर ने जोर से सिंहासन पर टिककर बैठ गए और उनकी आंखें हकीम ज़मा पर स्थिर हो गई। मेरा अगला प्रश्न थोड़ा दार्शनिक है और इसका उत्तर देना असंभव सा प्रतीत होता है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि आज से 1 वर्ष बाद जब तुम वापस दरबार में आओगे, तब तुम खुश होगे या दुखी? पूरे दरबार में एक चुप्पी छा गई। भविष्य के बारे में न सिर्फ निश्चित रूप से बताना, बल्कि अपनी भावनाओं की भविष्यवाणी करना, यह प्रश्न सचमुच पेचीदा था। हकीम ज़मा ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपको यह निश्चित रूप से बता सकता हूं कि जब मैं अगले वर्ष आपके सामने आऊंगा, तब मेरी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। बीरबल ने माथा सिकोड़ लिया। यह क्या जवाब हुआ? आंसू खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी। हकीम ज़मा ने तुरंत सम्राट की ओर देखा और कहा, ठीक यही मेरे उत्तर का सत्य है, और दूसरा भाग भी। सत्य यह है कि मेरी आंखों से जल बहेगा, और असत्य यानी अधूरा सच यह है कि आपको यह नहीं पता चलेगा कि वो खुशी के आंसू होंगे या दुख के, क्योंकि ये जानकारी मैंने जानबूझकर छुपा ली है। अकबर खिलखिला उठे। उन्हें लगा कि ये आदमी तो एक अद्भुत पहेली है जिसे सुलझाना आसान नहीं। मानना पड़ेगा हकीम ज़मा, सम्राट ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम्हारी भाषा बड़ी ही फिसलन भरी है। तुम सत्य भी बोलते हो और साथ ही साथ सुनने वाले को भ्रम में भी रखते हो। ये कला दुर्लभ है। बीरबल ने सिर हिलाया।
जहां अपना साधारण प्रश्न इस व्यक्ति को नहीं फंसा सकते। हमें इसे ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां आधे सच को छुपाने का मतलब पूर्ण झूठ हो जाए। बीरबल ने हकीम जुमा की ओर सीधा देखा। ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। यदि तुम हर बात का केवल आधा सच बोलते हो तो इसका उत्तर दो। क्या आज सुबह जब तुम महल आ रहे थे तब तुमने यमुना नदी पार की थी? दरबार में सन्नाटा छा गया। यमुना पार करना एक भौतिक क्रिया थी जिसका जवाब हां या नहीं में ही दिया जा सकता था। यदि हकीम हां कहता तो यह पूरा सच होता, यदि नहीं कहता तो वो पूरा झूठ। हकीम जुमा ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर पसीना चमक उठा। ये बीरबल की ओर से फेंका गया एक ऐसा जाल था जिससे निकलना मुश्किल था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया। हकीम जुमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, ये सत्य है कि मेरे और जल के बीच अब दूरी नहीं है। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पर इस बार सन्नाटे में प्रश्न चिन्ह छिपे थे। अब दूरी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? क्या उसने पुल पार किया? क्या वह नाव से आया या वो केवल किनारे खड़ा था और अब महल में है? अकबर ने गंभीर दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और स्पष्टीकरण मांगा। हकीम जुमा ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, हुजूर, यदि मैं कहता तो मैं ये स्वीकार करता कि मैंने नदी की पूरी चौड़ाई पार की है, जो पूरा सच होता। यदि मैं नहीं कहता तो मैं उस माध्यम का भी खंडन करता जिस पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा, जो पूरा झूठ होता। मेरा उत्तर मेरे और जल के बीच अब दूरी नहीं है, सिर्फ यही दर्शाता है कि अब मैं उस स्थान पर नहीं हूं जहां नदी बहती है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैंने उसे कैसे पार किया या मैंने उसे पार किया भी या नहीं। मैंने बस यमुना को अपने पीछे छोड़ दिया है। अकबर ने तालियां बजाई। कमाल है, तुमने एक ऐसी बात कही जो स्पष्ट रूप से आधी सत्य है। तुम अब यहां हो और नदी वहां है, पर तुमने ये नहीं बताया कि दोनों के बीच की दूरी को पूरा तय किया गया था या नहीं। अकबर मुस्कराए। उन्होंने अपने वजीर बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भी विस्मय का भाव था। तुम्हारे तर्क का ये खेल निराला है, यात्री, अकबर ने कहा, पर बताओ, जिस उद्देश्य से तुम इतनी दूर चलकर आए हो, क्या वो पूर्ण सत्य है या मात्र अर्ध सत्य? आदमी ने अपनी हथेलियां जोड़ी और विनम्रता से सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जहांपनाह, मेरा उद्देश्य वह है जिसे मैंने आज सुबह देखा, और मैंने आज सुबह बस आधी रोशनी देखी है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? हुजूर, मैं जिस सत्य की तलाश में यहां आया हूं वो अभी भी पर्दे के पीछे है। मैंने दरबार तक पहुंचने का अर्ध सत्य तो पार कर लिया है, लेकिन यहां बैठने और अपना कार्य पूर्ण करने का पूर्ण सत्य अभी बाकी है। जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक मेरा यहां आना एक अधूरा किस्सा ही रहेगा। अकबर ने सिंहासन की एक गद्दी पर हाथ मारा। अगर तुम्हारा उद्देश्य अधूरा है तो क्या तुम यहां से जाओगे? उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, लेकिन सिर को केवल जरा सा झुकाया। हुजूर, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, जाना मेरा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन ठहरना मेरी तात्कालिक आवश्यकता। मैं तभी यहां से विदा लूंगा जब मेरे आधे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, या फिर जब आपका आदेश मुझे आधा जाने के लिए प्रेरित करेगा। पूरा सत्य जाने बिना पूरे दरबार को छोड़ देना मेरे उद्देश्य का अपमान होगा। बीरबल ने धीमी आवाज में एक खुसुर पुसुर की, जो केवल उसके बगल में खड़े वजीर ने सुनी। ये आदमी हर क्रिया को, हर इच्छा को जानबूझकर दो हिस्सों में बांट रहा था। अकबर ने अपनी भ्रिकुटियों को सिकोड़ा। तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम नहीं जाओगे। तुम इस समय यहां रहकर क्या चाहते हो? मैं जो कुछ भी चाहता हूं उसका आधा हिस्सा मेरी जुबान पर है और आधा आपके सिंहासन की इज्जत पर निर्भर है। जब तक आप मुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करने की पूर्ण अनुमति नहीं देंगे, तब तक मेरा यहां उपस्थित रहना केवल एक अर्धसत्य ही रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं केवल आधी रोशनी में आपसे बात कर रहा हूं।
अकबर ने एक गहरी सांस ली, जिसकी गूंज दरबार की खामोशी को चीर गई। बीरबल, क्या ये आदमी अपनी चतुराई से मुझे मूर्ख बनाने का आधा प्रयास कर रहा है, या मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने का अधूरा नाटक? बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। जहांपनाह, ये व्यक्ति हमें सत्य की पूर्णता और अपूर्णता के बीच का पर्थ दिखा रहा है। इसने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है, पर इसने कभी पूरा सच भी नहीं बोला। ये हमारी शब्दावली की त्रुटियों को पकड़ रहा है। अकबर का माथा ठनका। ठीक है, यदि तुम अर्धसत्य के पुजारी हो, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अपना वो आधा उद्देश्य बताओ, जिसका दूसरा आधा हिस्सा मेरे सामने प्रकट होना बाकी है। आदमी ने राहत की सांस ली, या शायद आधी राहत की। मेरा उद्देश्य धन प्राप्त करना है, जहांपनाह, पर सिर्फ आधा धन। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने सवाल किया, आधा धन क्यों? तुम पूरा धन क्यों नहीं मांगते? क्योंकि अगर मैंने पूरा धन मांगा तो मुझे केवल आधा ही मिलेगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। और अगर मैंने आधा मांगा तो मुझे पूरा प्राप्त होने की एक संभावना है, जिसके लिए मैं यहां आया हूं। अकबर ने इस विरोधाभासी तर्क पर भौहें चढ़ा ली, लेकिन चेहरे पर प्रशंसा की हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज काम करता है, उन्होंने कहा, पर इस आधे धन को परिभाषित कैसे किया जाए? तुम क्या चाहते हो? सोने के सिक्कों का आधा ढेर, या राजकोष की कुल संपत्ति का आधा हिस्सा? आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ आधा ही बता सकता हूं। मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। दरबार में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। बीरबल, जो अब तक शांत थे, बोले, और अगर बादशाह आपको ये 50 मुद्राएं दे देते हैं, तो क्या आप दावा करेंगे कि आपको असल में सो मिल गए? आदमी ने उत्तर दिया, जी नहीं, महामंत्री। अगर बादशाह मुझे 50 देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैंने उन्हें जीत लिया है, और अगर मैंने उन्हें जीत लिया तो इसका मतलब है कि मुझे सम्मान का पूरा धन प्राप्त हुआ, जो स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक है। ये भी तो आधा सच ही है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखों में कौतुक और थोड़ी झुंझलाहट का मिश्रण था। बीरबल, बादशाह ने जोर देकर कहा, क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि इस व्यक्ति को कभी भी पूरा सच जानने की आवश्यकता न पड़े? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, इस व्यक्ति की समस्या यही है कि इसने पूरा सच जानना ही नहीं चाहा। ये केवल इतना चाहता है कि हम स्वीकार करें कि इसका आधा सच मूल्यवान है। उन्होंने आदमी की ओर देखा। ठीक है, बादशाह आपको 50 मुद्राएं देंगे, लेकिन इसके पहले आप हमें उस बड़े रहस्य का केवल चौथा हिस्सा बताइए, जिसके लिए आप यहां आए हैं। आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। चौथा हिस्सा? हां, बीरबल ने सहमति दी। अगर आप हमें आधा सच बता रहे हैं, तो उसका भी आधा बताने की कोशिश कीजिए। यदि आप सफल हुए तो आपको 25 स्वर्ण मुद्राएं अभी मिलेंगी, जो कि आपके पूरे इनाम का आधा ही होगा। आदमी ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, ठीक है, वो सच जो आधा है, उसका चौथाई यह है कि मैंने आपके गुप्त खजाने का दरवाजा केवल अपनी उंगली से छुआ। अकबर का माथा ठनका। छुआ? केवल छुआ? बीरबल, यह आदमी हमारी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहा है। बीरबल ने अपनी मुस्कान कायम रखी, लेकिन उनकी आंखों में अब तीव्रता थी। उन्होंने तुरंत एक सेवक को इशारा किया, जिसने 25 स्वर्ण मुद्राओं का छोटा थैला उस आदमी की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, आपकी ईमानदारी का चौथाई पुरस्कार। आपने नियम निभाया, बीरबल ने कहा, पर अब यह खेल अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। यदि आपने केवल दरवाजा छुआ, तो हम जानना चाहते हैं कि उस छूने का नतीजा क्या हुआ। वो आधा सच बताइए, जिसके लिए आप इतना बड़ा खतरा उठाने आए थे। क्या आपने ताला तोड़ने की कोशिश की? आदमी ने बड़े आराम से स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पगड़ी के नीचे छिपाया। उसने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कोशिश नहीं की। मैंने तो सीधे, वो बीच में रुका, सीधे, हां,
मैंने सीधे आपकी तिजोरी को आधे मन से देखा। आधे मन से? अकबर दहाड़े। जी, और उस आधे मन का आधा सच ये था कि आदमी ने धीरे से फुसफुसाया, तिजोरी खुली थी। अकबर आवेश में आकर अपनी गद्दी से लगभग उछल पड़े। खुली थी? क्या तुम हमें पागल समझ रहे हो? यदि शाही तिजोरी खुली थी तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? और यदि तुम गए तो तुमने वहां से क्या लिया? सच का आधा हिस्सा अभी भी बाकी है। सच बताओ। आदमी ने फिर सिर झुकाया, मानो उसे सम्राट के क्रोध से कोई फर्क न पड़ता हो। जहांपनाह, मैंने वहां से कुछ भी नहीं लिया। मैंने केवल आधा सत्य अपने साथ रखा। तिजोरी खुली थी, ये सत्य है, लेकिन वो इतनी खुली थी कि केवल आधे दरवाजे का पर्दा ही अंदर जाने देता। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। दरवाजे का पर्दा? क्या बकवास है। जी, और उस आधे दरवाजे से मैंने जो कुछ देखा उसमें मुझे बस एक आंख से ही सोना दिखाई दिया। बीरबल, जो अब तक शांत खड़े थे, इस बात पर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से हस्तक्षेप किया। जहांपनाह, इस आदमी का कहना है कि तिजोरी का एक हिस्सा खुला था, लेकिन चोर सिर्फ उतनी ही चोरी कर सकता था जितना वो आधे दिल से करना चाहता हो। अब प्रश्न ये है, वो एक आंख से दिखने वाला सोना आखिर क्या था? आदमी ने अपने होठों को हल्के से दबाया। वो एक आंख से दिखने वाला सोना, जहांपनाह, असल में आधी खालिस मोहर थी, और वह भी केवल इसलिए दिखाई दी क्योंकि आधा सूरज तिजोरी की टूटी दरार पर पड़ रहा था। अकबर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। आधी खालिस मोहर, और वह भी आधे सूरज के कारण? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि चोरी हुई क्या है? बीरबल ने अकबर के कंधे पर हाथ रखा। जहांपनाह, क्रोध न करें। ये आदमी सच ही बोल रहा है, बस आधे शब्दों में। इसका अर्थ स्पष्ट है। चोरी बहुत मामूली थी, शायद केवल एक मोहर के मूल्य की, क्योंकि चोर को लगा कि केवल आधा प्रकाश ही उसे अपना काम पूरा करने देगा। तिजोरी की दरार बहुत छोटी थी। उन्होंने उस आदमी की ओर देखा। अब ये बताओ, उस चोर को आधी मोहर की चोरी करने में कितना समय लगा? उस आदमी ने बीरबल की ओर देखा। उसकी पलकें भी नहीं झपकी। उसने धीरे से कहा, बस उस चोर ने सांस ली थी, पर पूरी नहीं। अकबर अब सचमुच झुंझला उठे। उन्होंने अपने माथे की नस पर हाथ फेरा। ये क्या पहेली है, बीरबल? पहले आधा सूरज, फिर आधी मोहर, और अब आधी सांस। क्या वह चोर अस्थमा से पीड़ित था या चोरी करने से पहले योग कर रहा था? बीरबल ने अकबर को शांत किया। नहीं, जहांपनाह, ये आदमी बता रहा है कि चोर को उस छोटे से काम को पूरा करने में जरा भी समय नहीं लगा। उसकी आधी सांस का मतलब है वक्त का वह टुकड़ा जो सांस खींचने और छोड़ने के बीच का होता है। यानी चोरी इतनी फुर्ती से हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। बीरबल ने फिर उस आदमी से पूछा, क्या वह चोर एक हाथ से काम कर रहा था? उस आदमी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, हुजूर, वो चोर अपने हाथ का सिर्फ आधा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था। बादशाह अकबर अब अपना धैर्य खोने लगे। उन्होंने अपने होंठ भींचे। ये क्या बकवास है? आधा हाथ? क्या वह किसी दुर्घटना का शिकार था या चोरी करने की जल्दबाजी में अपना आधा हाथ घर भुलाया था? बीरबल ने अकबर को संकेत दिया कि वे शांत रहें। जहांपनाह, इस आदमी का मतलब है कि चोर को पूरा हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आधा हिस्सा बताने का अर्थ है कि उसने केवल 2 उंगलियों का उपयोग किया। इसका मतलब है कि वो कोई ऐसी छोटी चीज उठा रहा था जिसे कसकर पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि कोई मोती या बहुमूल्य पत्थर जिसे केवल अंगूठे और तर्जनी के बीच दबाया गया हो। बीरबल ने अपनी उंगलियों को हिलाते हुए आदमी की ओर देखा। तो क्या वह चोर सिर्फ एक चीज उठा रहा था? आदमी ने तुरंत उत्तर दिया, जी नहीं, जहांपनाह, वो सिर्फ एक चीज उठा रहा था, लेकिन वो चीज पूरी नहीं थी। अकबर ने झुंझलाहट में अपनी मूंछ पर ताव दिया। ये कैसा उलझा हुआ बयान है?
कोई चीज पूरी नहीं उठाने का क्या अर्थ हुआ? क्या वह चीज खंडित थी, या तुमने ही उसे आधा देखा? बीरबल ने बादशाह को धीरज रखने का इशारा किया। नहीं, बादशाह सलामत। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वस्तु चुराई गई थी वो टुकड़ों में थी या टुकड़ों का संग्रह थी। उसने पहले बताया था कि चोर सिर्फ 2 उंगलियों का उपयोग कर रहा था। अगर वो पूरी चीज नहीं उठा रहा था तो इसका अर्थ है कि उसने केवल माला के कुछ बिखरे हुए दाने उठाए, पूरी माला नहीं। उसने उतनी ही दौलत उठाई जितनी उसकी 2 उंगलियों के बीच आ सकती थी। बीरबल ने जोर देकर पूछा, तो क्या वह चोर उस जगह से बहुत तेजी से भागा था, जैसे उसकी जान पर बनाए हो? आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। हां, यह सच है कि उसके पैर जमीन पर स्थिर नहीं थे। अकबर ने निराशा में अपने हाथ मल लिए। क्या बकवास है, स्थिर नहीं थे तो बीरबल, क्या वो हवा में उड़ रहा था? बीरबल ने बादशाह को शांत किया। नहीं, जहांपनाह, ये आधा सच बताता है कि चोर भागा, लेकिन उसे रुकने या ठहरने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अर्थात वो उस स्थान से पूरी तैयारी के साथ आया था और उसका काम इतनी जल्दी पूरा हुआ कि उसे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो जान पर खेलकर भागा होता तो शायद स्थिर नहीं थे के बजाय कहता तेजी से भागे थे। वो चोर शांत और आत्मविश्वासी था। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर उस आदमी की ओर देखा। बता, क्या ये चोर उस जगह पर पहली बार आया था या वो उस